कहानी की शुरुआत होती है फैंसी क्लब से, जहां इस ड्रामा का मेन लीड वायु, जो कि एक माफिया का बेटा होता है और बहुत ही गुस्सैल और दबंग किस्म का बंदा होता है। वायु का बस दो ही काम होता है, पहला ढेर सारे पैसे कमाना और दूसरा अगर उससे कोई पंगा ले तो उसे उसकी नानी याद दिलाना। वो अपनी मर्जी का मालिक होता है और अपने हिसाब से ही सारे काम करता है और आज भी वो इलीगल काम करके लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक गैंग का बंदा आकर उससे वसूली करने लगता है और उससे पैसे मांगने लगता है, क्योंकि वो उसका इलाका होता है और वायु उसके इलाके में पार्टी कर रहा होता है। पर वायु वसूली देने से इनकार कर देता है, उल्टा उसका मजाक उड़ाता है और उसके बाद वो उस बंदे को खूब मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की, और वो उसे मार मार कर उसकी जान निकाल कर उसे नदी में फेंक देता है और वो ये सारा कारनामा करके काफी खुश हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ की स्टोरी में राका को दिखाया जाता है, जो अपनी एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड मीसा को चेयरअप करने के लिए फ्लावर लेकर आता है और उसे बधाई देता है। पर उसकी गर्लफ्रेंड मीसा सैड रहती है, क्योंकि उसे इस ड्रामा में एक मेड का रोल मिला होता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उसे इस ड्रामा की फीमेल लीड का रोल करना होता है, पर उसे करने के लिए उसे क्यूट और सुंदर दिखना होगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए वो हमेशा रिजेक्ट हो जाती है और बेचारी को साइड रोल ही मिलता है, क्योंकि बाकी लड़कियां हमेशा इसलिए सिलेक्ट हो जाती है क्योंकि उन्होंने अपने फेस की सर्जरी करवाई होती है। पर मीसा के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सर्जरी करवा सके और इसी बात को लेकर वो काफी परेशान रहती है। पर राका उसे कहता है तुम ऐसे ही बहुत क्यूट और सुंदर हो, डायरेक्टर की आंख खराब है जो वो तुम्हारी खूबसूरती को नहीं देख पा रहा। फिर मीसा कहती है इस इंडस्ट्री में आजकल यही चल रहा है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सर्जरी करवा कर उन लोगों से आगे निकल जाती। फिर राका कहता है देखना एक दिन तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी, और राका ये कहकर अपनी गर्लफ्रेंड का मूड ठीक करने लगता है और उसके बाद वो दोनों घर वापस चले जाते हैं। अगले दिन राका कॉस्मेटिक क्लिनिक जाकर अपने दोस्त से फेवर मांगता है और कहता है प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड की फेशियल सर्जरी कर दो और पैसों की तुम फिक्र मत करो, इस हफ्ते मेरा इंटर्नशिप खत्म होने वाला है, उसके बाद मैं परमानेंट हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर के तौर पर काम करने लगूंगा और तुम्हारे सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में चुका दूंगा। और ये दोनों दोस्त इसी बारे में आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वायु अपनी पलटन के साथ उस क्लिनिक पर धावा बोल देता है, क्योंकि उसके डैड की हालत बहुत ही खराब होती है। इसलिए वायु वहाँ पर हंगामा करने लगता है ताकि वो लोग उसके डैड को जल्दी से ट्रीट करे। इधर राका और उसका दोस्त जब ये सब कुछ देखता है तो वो लोग पूरी तरह से डर जाता है और वो वायु को कहता है कि ये कॉस्मेटिक क्लिनिक है, कोई हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पर किसी भी पेशेंट का इलाज नहीं होता। पर वायु उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उन लोगों को डराने लगता है और धमकी देने लगता है कि अगर तुम दोनों ने मेरे डैड को नहीं बचाया तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। तो वो लोग ये सारी बातें सुनकर और डर जाते हैं और ना चाहते हुए उन्हें वो केस लेना पड़ता है। पर वो लोग काफी डरे हुए रहते हैं कि आखिरकार वो इस बंदे का इलाज कैसे करेंगे, जबकि उन्हें तो कुछ आता ही नहीं। इधर राका उन लोगों को बार बार कह रहा होता है कि जल्दी से मेरे डैड का इलाज करो, वरना मैं तुम दोनों को इस दुनिया से रफा दफा कर दूंगा। पर उन दोनों में से कोई भी आगे बढ़कर नहीं आ रहा होता, क्योंकि उन दोनों को ही काफी डर लग रहा होता है। फिर राका का दोस्त राका को कहता है तुम तो सर्जन हो ना, तुम्हें तो ये सर्जरी आती होगी, तुम जाकर इसकी सर्जरी करो। फिर राका कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे इन सब चीज का भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, मैं ऐसे कैसे सर्जरी कर दूं। फिर उसका दोस्त कहता है अगर तुमने इस बंदे की सर्जरी कर दी और उसकी जान बचा ली तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फ्री सर्जरी करूंगा। और वो ये कहकर सबको ये बता देता है कि राका एक सर्जन है, यही सर्जरी करेगा। तो बेचारा राका काफी डर जाता है। तो वायु भी यहाँ पर राका को डराने लगता है कि अगर मेरे डैड को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तो बेचारा राका काफी डरा हुआ होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। पर जब वो पेशेंट की बिगड़ती हालत देखता है तो वो सर्जरी के लिए तैयार हो जाता है और अपने स्किल का इस्तेमाल करके उसकी सर्जरी कर देता है और उनकी जान बचा लेता है। फिर वायु अपने डैड को वहाँ से लेकर जाने लगता है, पर जाने से पहले वो राका को धमकी देता है कि अगर मेरे डैड को कुछ भी हुआ तो तुम अपने जनाजे की तैयारी कर लेना, जिसे सुनकर बेचारा राका पूरी तरह से डर जाता है। फिर आगे कुछ दिन बाद वायु का बंदा राका को जबरदस्ती अपने अड्डे पर लेकर जाता है। तो बेचारा राका काफी टेंशन में आ जाता है कि कहीं ये लोग इसे जान से मारने के लिए तो यहाँ पर लेकर नहीं आए हैं। लेकिन तभी राका को पता चलता है कि वायु के डैड उसका शुक्रिया अदा करना चाहते थे, क्योंकि अहम टाइम पर उसने उनकी जान बचाई थी। इसलिए उन्होंने अपने बंदे को भेजा होता है राका को लाने के लिए, ताकि वो राका का दिल से शुक्रिया अदा कर सके और उससे माफी मांग सके। क्योंकि क्लिनिक में वायु और उसके बंदे ने राका के साथ जो मिसबिहेव किया होता है वो बहुत ही गलत होता है। इसलिए यहाँ पर वायु के डैड अपने बंदों से माफी मंगवाते हैं और अपने बेटे से भी माफी मंगवाते हैं। तो राका कहता है कोई बात नहीं, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था।
तो इस बात पर वायु के डैड राका को उसकी दिलेरी के लिए शाबाशी देता है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है और साथ ही साथ उसे एक अच्छी लाइफ जीने का भी ऑफर देता है। पर राका ये सब लेने से मना कर देता है। तो इस बात पर वायु को राका के इंटेंशन पर शक हो जाता है और वो उस पर सवाल उठाने लगता है और उसे फिर से डराने लगता है। पर राका इस बार उसकी बातों से बिल्कुल भी नहीं डरता बल्कि कॉन्फिडेंटली उसका सामना करता है और वायु के डैड को कहता है अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। फिर वायु के डैड कहते हैं अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, आज के बाद मेरे बंदे तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे रास्ते दोबारा ना मिले। तो राका कहता है थैंक यू सो मच और राका ये कहकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद राका अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है जहाँ पर वो अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन कुल जो कि एक रिपोर्टर होती है और उसका एक फियांसे होता है जो एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसका नाम अली होता है और कुल अपने फियांसे से बहुत प्यार करती है और इन दोनों की बहुत जल्द शादी भी होने वाली होती है। राका के डैड उन लोगों को बहुत पहले ही छोड़कर जा चुके होते हैं पर राका अपनी मॉम और अपनी बहन के साथ एक अच्छी लाइफ जी रहा होता है और राका की इतनी ही छोटी सी दुनिया होती है जहाँ पर वो हंसी खुशी रह रहा होता है। दूसरी ओर वायु उन बंदों को पकड़ने के लिए जाता है जिसने उसके डैड पर हमला किया होता है पर फाया वायु के डैड के कहने पर उन बंदों को वहां से भगा देता है क्योंकि वायु के डैड नहीं चाहते कि वायु इन सब मामलों में पड़े क्योंकि वायु का गुस्सा बहुत ही खतरनाक होता है और वो अपने गुस्से में आकर क्या कर जाए कोई भी नहीं जानता। इधर रिया अपने डैड के साथ चेस खेल रही होती है और अपने डैड के साथ काफी मजे कर रही होती है पर तभी वहाँ पर वायु आ जाता है क्योंकि वायु को पता चल गया होता है कि ये सारा कारनामा उसके डैड का है, इसलिए वो अपने डैड पर गुस्सा करने लगता है जो उसकी बहन रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि उसके डैड की तबीयत खराब होती है और वायु ये जानते हुए अपने डैड से लड़ाई कर रहा होता है। तो रिया यहाँ पर अपने भाई को कहती भी है कि क्या तुमने कभी भी डैड को शांत से रहने दिया है, तुम हमेशा लड़ाई करते रहते हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि डैड की तबीयत खराब है। तो इस बात पर उसके डैड कहते हैं रिया तुम जाओ मैं इससे बात करता हूँ। तो रिया अपने भाई को गुस्सा दिखाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही फाया भी वहाँ पर आ जाता है और वायु फाया को जैसे देखता है उसे देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो सीधा जाकर फाया को कूट देता है और उस पर अपना सारा गुस्सा निकालने लगता है। तो यहाँ पर वायु के डैड उसे रोकते हैं और कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने जो भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया, मुझे नहीं पता कि तुम बाहर मेरे नाम पर क्या गुल खिला रहे हो। वायु मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने अपना इलीगल काम और लोगों से बात बात पर लड़ना नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए एक ऐसी जगह भेज दूंगा कि तुम दोबारा मेरी मर्जी के बिना यहाँ पर वापस नहीं आ पाओगे, इसलिए सुधर जाओ। इस बात को सुनते ही वायु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो अपने डैड से बदतमीजी करने लगता है। तो उसके डैड भी उसे सबक सिखाने के लिए खींचकर एक चमाटा मारते हैं और कहते हैं वायु तुम अपनी हद में रहो, मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। इस बात को सुनकर तो वायु को और मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो कहता है आपको तो सिर्फ मुझ में ही गलतियाँ दिखती है और बाकियों में अच्छाई, आपने तो कभी मुझे अपना बेटा माना ही नहीं, ना ही प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा। और वायु ये सारी बातें कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वायु के डैड को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो फाया को कहता है वायु सच ही कह रहा है, मैं सच में एक अच्छा बाप नहीं बन पाया, मैं अपने बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाया जो एक बाप अपने बच्चों को देता है, पर मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए फाया मेरे बच्चों पर नजर रखना, खास कर वायु पर, क्योंकि वायु बहुत ही गुस्सेल और गरम मिजाज का है, पता नहीं वो गुस्से में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। फिर फाया कहता है आपने ही तो मुझे दूसरा जीवन दिया था और मैं आपका यह एहसान कभी भी नहीं चुका सकता, और अब वायु की फिक्र मत कीजिए, मेरी नजर 24 घंटे उस पर है, मैं उसे कुछ भी होने नहीं दूंगा। इधर वायु क्लब जाता है और लड़कियों के साथ रोमांस करके अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करता है। इसके बाद इस ड्रामा के मेन विलन सम्राट की एंट्री होती है जो कि एक पॉलिटिशियन का बेटा होता है और एक नंबर का घटिया इंसान। ये बंदा 2 नंबर का काम करता है और सुंदर सुंदर लड़कियों का MMS बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे गलत काम करवाता है और उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है, और उसके इसी काले कारनामों का पर्दाफाश करने के लिए कुल उसके अड्डे पर पहुंच जाती है, क्योंकि उन लोगों की वजह से उसकी दोस्त की डेथ हुई होती है। पर पुलिस इस केस पर कुछ भी नहीं करती बल्कि उसे सुसाइड करार करके बंद कर देती है। पर कुल को पूरा यकीन होता है कि उसकी दोस्त के साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए वो इस बात का पता लगाने के लिए उसके अड्डे पर पहुंच जाती है और वहां जाकर और उनके काले कारनामों का पता लगाती है, और उसकी ये कोशिश कामयाब भी होती है और उसे सम्राट के काले करतूत
करतूतों के बारे में पता चल जाता है और वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेती है, जहाँ पर सम्राट लड़कियों को ब्लैकमेल करके उन्हें अपने फायदे के लिए अपने क्लाइंट के पास भेज देता है और उनसे बहुत बड़ा मुनाफा कमाता है। लेकिन जब लड़की उसकी बात नहीं मानती, उसके इस फैसले का विरोध करती है, तो वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा एमएमएस पूरी दुनिया में लीक कर दूंगा, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच लेना। और बेचारी लड़कियां भी इतनी मजबूर होती है कि उसे ना चाहते हुए सम्राट की ये सारी बातें माननी पड़ती है। इधर कुल सम्राट की काली दुनिया की काली सच्चाई रिकॉर्ड करके वहाँ से भाग जाती है ताकि वो पूरी दुनिया को दिखा सके कि सम्राट यहाँ पर क्या गुल खिला रहा है। पर उसे भागते हुए सम्राट का बंदा देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि कुल यहाँ पर क्या करने आई थी। दूसरी ओर राका मिसा से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसे जाकर बताता है कि तुम्हारी सर्जरी की सारी प्लानिंग हो गई है, अब बस तुम अपनी सर्जरी पर ध्यान दो। जिसे सुनकर मिसा बहुत ही खुश हो जाती है और वो राका को कहती है कि आज मेरे पेरेंट्स घर में नहीं है, क्यों ना तुम आज मेरे साथ ही रुक जाओ। पर राका रुकने से मना कर देता है क्योंकि वो शादी से पहले अपनी लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता। इसलिए वो मिसा को कहता है अभी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ पर शादी के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो ये कहकर घर की ओर निकल जाता है। आगे राका जैसे ही घर पहुंचता है तो वो देखता है कि सम्राट और सम्राट के बंदे उसकी माँ और बहन के साथ बहुत ही मारपीट कर रहे हैं और उसे खूब टॉर्चर भी कर रहे हैं, जिसे देखकर राका पूरी तरह से डर जाता है और उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है। पर सम्राट के बंदे इतने होते हैं कि राका उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। और तो यहाँ पर उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा यहाँ से भाग जाओ, पर राका वहाँ से नहीं भागता बल्कि अपनी मॉम और अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं बचा पाता। और इधर सम्राट राका के सामने ही उसकी बहन और माँ को जान से मार डालता है और राका कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद सम्राट राका को भी मारने वाला होता है, लेकिन किसी तरह राका अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। तो सम्राट अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि जल्दी उसके पीछे जाओ और उसे खत्म करो, क्योंकि अब मैं कोई और बवाल नहीं चाहता। और सम्राट ये कहकर वहाँ पर आराम से बैठ जाता है और उसके बंदे राका के घर में आग लगा देते हैं ताकि वहाँ पर कोई भी सबूत ना बचे। इधर राका उन लोगों से छुपते छुपाते एक खंडर के पास पहुँच जाता है और वहाँ जाकर भगवान से प्रे करता है कि वो लोग उसे ना पकड़े। तो उसकी प्रार्थना भी भगवान सुन लेते हैं और वो लोग राका को नहीं पकड़ पाते और उन्हें खाली हाथ ही वहाँ से वापस जाना पड़ता है। तो बेचारा राका यहाँ पर राहत की सांस ले ही रहा होता है कि तभी वो दूर से देखता है कि उन लोगों ने उसके घर में आग लगा दी है, जिसे देखकर राका की तो पूरी दुनिया उथल पुथल हो जाती है और बेचारा खूब रोने लगता है। इधर हमारी हीरोइन फसाई की एंट्री होती है, जिसका ड्राइवर उसे किडनैप करके उसी खंडर में लेकर आता है और उसे वहाँ पर खूब टॉर्चर करता है। तो यहाँ पर फसाई अपने ड्राइवर अंकल को समझाने की कोशिश करती है कि अंकल प्लीज ऐसा मत कीजिए, पर वो ड्राइवर उसकी एक बात भी नहीं सुनता, क्योंकि फसाई की फैमिली की वजह से उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा होता और वो इसी बात का बदला लेने के लिए फसाई को किडनैप करते हैं और उसके बाद उसके डैड को कॉल करके बहुत ही मोटी चोरी रकम मांगते हैं। तो फसाई के डैड अपनी बेटी की जान बचाने के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर ड्राइवर का कोई इरादा नहीं होता फसाई को छोड़ने का, बल्कि उनका तो ये मकसद होता है कि वो उनके सामने उनकी बेटी को जान से मार डाले, जैसे उनकी फैमिली की वजह से उनके बेटे की मौत हुई थी। और उनके बेटे की मौत होने के बाद उन लोगों ने चंद पैसे देकर इस मामले को रफा दफा कर दिया था, क्योंकि उन जैसे बड़े लोगों को लगता है कि वो लोग पैसों के दम पर किसी की भी जान को खरीद सकते हैं, और वो इसी बात का उन लोगों को एहसास दिलाना चाहता है कि पैसों से किसी की जान नहीं खरीदी जा सकती। और वो इसी बात को लेकर फसाई को खूब टॉर्चर करते हैं, लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर राका आ जाता है और वो उस ड्राइवर को मार कर फसाई को वहाँ से छुड़ा कर लेकर चला जाता है। आगे राका फसाई को उस गुंडे से बचाकर वहां से लेकर भाग जाता है और उसके बाद वो दोनों जंगल में भटकने लगते हैं। लेकिन तभी राका की नजर फसाई के हाथ पर पड़ती है, जहां पर बहुत ही गहरा जख्म होता है और अगर उसे सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया तो फसाई की जान भी जा सकती है। इसलिए राका यहाँ पर अपने डॉक्टरी स्किल का इस्तेमाल करके फसाई के हाथ को अच्छे से ट्रीट करता है और खून बंद करता है और उसके बाद फसाई को कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर रहूंगा। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी फसाई उसे रोकती है, क्योंकि राका के हाथ में भी उसकी वजह से चोट लगी होती है। इसलिए वो अपना रुमाल निकाल कर राका के जख्मों पर बांध देती है और वो स्माइल देकर उसे देखने लगती है। तो राका जब फसाई को देखता है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और फसाई का हाथ पकड़कर उसे उस जंगल से बाहर लेकर जाता है। और उसके बाद वो लोग एक मार्केट में पहुंचते हैं और एक सेफ जगह जाकर छुप जाते हैं। उसके बाद राका फसाई को कहता है जैसे ही सुबह होगी यहाँ पर लोगों की चहल पहल होने लगेगी, उसके बाद तुम लोगों के पास जाना और हेल्प मांगना और अपनी फैमिली को कॉल
करके उन्हें बुला लेना। और राका ये कहकर सो जाता है तो फसाई भी ये देखकर राहत महसूस करती है और राका की तरह उसे भी नींद आने लगती है और बेचारी ना चाहते हुए राका के कंधे पर जाकर सो जाती है। तो राका भी उसे अपने कंधे से नहीं उठाता क्योंकि उसे लगता है कि फसाई काफी थक गई है, इसलिए वो उसे अपने कंधे पर सोने देता है और वो भी सो जाता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और वहाँ पर लोगों की चहल पहल होने लगती है और राका की भी नींद खुल जाती है। तो वो फसाई को उठाता है और कहता है लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया, इसलिए अब उठ जाओ। कुछ देर बाद वहाँ पर एक लेडी आती है तो राका फसाई को उसके पास भेजता है मदद मांगने के लिए। तो फसाई उस लेडी से उसका फोन मांगती है और अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और इधर राका अपने मुंह को धो रहा होता है कि तभी वो टीवी पर चल रहे न्यूज को देखता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सम्राट के लोगों ने पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया है कि उसने ही अपनी फैमिली को जान से मारा है, क्योंकि उसकी अपनी बहन से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी बहन से बदला लेने के लिए उसे जान से मार डाला। जब राका ये न्यूज सुनता है वो पूरी तरह से सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो लोग इस हद तक गिर जाएंगे। दूसरी ओर फसाई के डैड उसे लेने के लिए आ जाते हैं और फसाई भी अपने डैड को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और अपने डैड को बताती है कि ड्राइवर अंकल ने मुझे किडनैप कर लिया था और वो मुझे मारने ही वाले थे, लेकिन सही टाइम पर उस लड़के ने आकर मेरी जान बचा ली। अगर आज वो सही टाइम पर नहीं आता तो मैं कभी भी उनके चंगुल से नहीं भाग पाती। और यहाँ पर फसाई अपने डैड को राका से मिलवाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन उससे पहले ही राका वहाँ से जा चुका होता है, जिसे देखकर फसाई पूरी तरह से परेशान हो जाती है और उसे इधर उधर ढूंढने लगती है कि तभी उसकी नजर उसी न्यूज चैनल पर पड़ जाती है और उसे पता चल जाता है कि राका एक क्रिमिनल है, जिसे जानकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। पर उसे यकीन नहीं होता कि इतना अच्छा इंसान एक क्रिमिनल कैसे हो सकता है, इसलिए वो अपने डैड को राका के बारे में कुछ भी नहीं बताती और अपने डैड के साथ वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह राका मीसा से मिलने के लिए आता है तो मीसा राका की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह से टेंशन में आ जाती है और वो राका से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। फिर राका उसे बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपनी फैमिली को नहीं मारा जैसा वो लोग न्यूज में बता रहे हैं। ये सब उन लोगों ने किया है, उन लोगों ने मेरे सामने मेरी फैमिली को जान से मार डाला और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। उल्टा उन लोगों ने मुझे ही मेरी फैमिली का मर्डर घोषित कर दिया। अब मैं क्या करूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मीसा प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। फिर मीसा कहती मुझे पता है कि तुम इस तरह के इंसान नहीं हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ पर मीसा राका को शांत करने की कोशिश करती है और उसे ये भी बताती है कि मैंने अपने डैड से बात की है, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो राका ये बात सुनकर थोड़ा राहत महसूस करता है, क्योंकि मीसा के डैड एक्चुअली में एक पुलिस ऑफिसर होते हैं और राका को लगता है कि मीसा के डैड सच में उसकी इन सब में हेल्प करेंगे। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये सब तो एक ट्रैप था उसे यहाँ पर बुलाने के लिए। राका को जैसे ये बात पता चलती है वो वहाँ से भागने लगता है, पर मीसा उसे भागने नहीं देती और उसे रोक कर रखती है और कहती है राका प्लीज रुक जाओ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, फिर हम केस फाइल करेंगे और तुम्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। फिर राका कहता है मैं अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों करूँ, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने अपनी फैमिली को नहीं मारा और तुम भी मेरा यकीन नहीं कर रही, तुम्हें भी लगता है कि मैंने ये सब किया है। फिर मीसा कहती है ऐसा नहीं है राका, मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है, अगर तुमने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया तो वो लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। फिर राका जब ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह से सदमे में चला जाता है और वो मीसा से पूछता है तुम्हें पता है ना कि वो लोग कौन है जिसने मेरे साथ ये सब किया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो मीसा, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह धोखा दोगी। और राका ये कहकर वहाँ से भाग जाता है और मीसा देखती ही रह जाती है। उसके बाद राका बाइक लेकर वहाँ से फरार हो जाता है, पर पुलिस की गाड़ी उसका पीछा नहीं छोड़ती, जिस चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है कि और उसकी ऐसी हालत नहीं होती कि वो वहाँ से भाग सके। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उसके पेट में चाकू भोंक देता है और उसके बाद उसे गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है और वहाँ पर आग लगाकर फरार हो जाता है। अभी उस बंदे का चेहरा नहीं दिखाया गया होता जिसने राका को जान से मारा है। आगे राका का चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है और मीसा को राका के जाने का बहुत ही दुख होता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं राका के मौत में उसका भी हाथ है। इसलिए वो अपने डैड को कहती है डैड आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप राका को कुछ भी होने नहीं देंगे, तो फिर आपने अपना वादा क्यों नहीं निभाया। तो उसके डैड कहते हैं मैंने पूरी कोशिश की थी उसे बचाने की, अगर वो भागता नहीं और खुद को पुलिस के हवाले कर देता तो आज वो नहीं होता जो हुआ है। इसलिए अब तुम भी इन सबको भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि राका तो अब चला गया
लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो और तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इसलिए अब वही करो जिसमें तुम्हारी भलाई है। तो मीसा जब ये सारी बातें सुनती है तो बेचारी पूरी तरह से रोने लगती है और उसके बाद पूरी मीडिया के सामने जाकर ये बयान देती है राका और उसकी बहन कुल के बीच का रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे और राका भी अपनी इंटर्नशिप की वजह से काफी परेशान रहता था। शायद इसी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। और यहाँ पर मीसा भी राका के खिलाफ ही गवाही देती है, जिस वजह से पूरी मीडिया में बेचारा राका एक क्रिमिनल घोषित हो जाता है जिसने अपनी माँ और अपनी बहन कुल का मर्डर किया होता है। दूसरी तरफ अली कुल के जाने के बाद पूरी तरह से देवदास मोड में चला गया होता है, तो उसका दोस्त उसे देखने के लिए उसके घर पर आता है और अली की जब ऐसी हालत देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए वो अपने दोस्त अली को समझाने की कोशिश करता है, जिसे जाना था वो चला गया, किसी के जाने से हमारी लाइफ रुक तो नहीं जाती ना, इसलिए तुम्हें अपने आप को संभालना होगा और अपने आप को इस गम से बाहर निकालना होगा। इस तरह खुद को घर में बंद करके तुम अपने साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। बेचारी कुल जब ऊपर से तुम्हें ऐसे देखेगी तो कितना दुख होगा, उसकी आत्मा को कभी शांति भी नहीं मिलेगी अगर तुम इस तरह बिहेव करोगे। फिर अली कहता है कुल मुझे छोड़कर क्यों चली गई, उसने तो मुझसे वादा किया था ना कि पूरी जिंदगी वो मेरा साथ निभाएगी, फिर वो मुझे बीच रास्ते में ही छोड़कर क्यों चली गई, अब मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा। तो उसका दोस्त कहता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि राका बेकसूर है, उसने अपनी माँ और बहन को नहीं मारा। तो अली कहता है मैं राका को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, भले उन दोनों भाई बहनों में हमेशा लड़ाई होती रहती थी पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और राका इस तरह का इंसान नहीं था जो गुस्से में आकर अपनी ही फैमिली की जान ले ले। फिर उसका दोस्त कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि इन सारे मामलों के पीछे किसी और का हाथ है, लेकिन वहाँ पर तो हमें कोई और सबूत मिले ही नहीं और जितने भी सबूत मिले वो सब सिर्फ राका की तरफ ही पॉइंट करते हैं, तो फिर कोई और कसूरवार कैसे हो सकता है। तो अली कहता है मैं नहीं जानता पर मुझे इतना पता है कि राका इन सब का जिम्मेदार नहीं है। और अली ये सब कहकर कुल को याद करने लगता है और उसे याद करके वो काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को संभालता है और कुल से वादा करता है कुल तुम चाहती थी ना कि मैं एक अच्छी लाइफ जीऊं, तो मैं एक अच्छी लाइफ जीऊंगा ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। भले ही तुम मुझे छोड़कर चली गई हो लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी और मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर एक अच्छी लाइफ जीकर दिखाऊंगा। आगे 6 साल का लीप आ जाता है और 6 साल में मीसा एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई होती है और हर जगह उसके परफॉर्मेंस की ही चर्चा होती है। बहुत सारे लोग उसे बुके भेजते हैं और उसे खूब बधाइयाँ देते हैं और इसमें से एक बुके बिल्कुल उसी फूल जैसा होता है जो राका हमेशा उसके परफॉर्मेंस पर उसे देता था, जिसे देखकर मीसा को राका की याद आ जाती है और वो इस बुके का पता लगाने के लिए अपने रूम से बाहर निकलती है, जहाँ पर वो एक बंदे को देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है क्योंकि वो बंदा उसे उसके परफॉर्मेंस की बधाइयाँ देता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। तो मीसा भी उसके पीछे जाती है ये पता लगाने के लिए कि वो बंदा कौन है और वो उस बंदे के पीछे जा ही रही होती है कि अचानक वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर वायु उसे पकड़ लेता है। तो मीसा जैसे ही वायु को देखती है उसे देखकर उसे राका की याद आने लगती है क्योंकि राका और वायु का चेहरा एक दूसरे से काफी मिल रहा होता है, जिसे देखकर मीसा काफी परेशान हो गई होती है। फिर वायु यहाँ पर मीसा के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसके साथ जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर हमारे हीरोइन फसाई की एंट्री हो जाती है। फसाई भी जब वायु को देखती है उसे देखकर उसे भी किसी की याद आने लगती है और वो टुक टुक करके वायु को ही देखने लगती है। फिर वायु उससे पूछता है कि क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है जो तुम मुझे इस तरह घूर रही हो। फिर फसाई कहती कुछ भी नहीं, बस तुम्हारे चेहरे को देखकर किसी की याद आ गई। फिर इस बात पर वायु जवाब देता है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी शक्ल एक दूसरे से मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक हो। और वो ये कहकर मीसा को अपने साथ कॉफी पर चलने को कहता है। तो इस बात पर फसाई उन दोनों के बीच खड़ी हो जाती है और कहती है तुम वो इंसान हो भी नहीं सकते, वो इंसान तुमसे लाख गुना बेटर था। फिर वायु कहता है तुम तो मुझे जानती भी नहीं, तो फिर मुझे तुम इस तरह जज क्यों कर रही हो। तो फिर फसाई कहती है तुम जैसा इंसान जो किसी और की गर्लफ्रेंड पर लाइन मारे वो कैसा इंसान होगा वो मुझे पता ही है। फिर इस बात पर वायु से टोंट मारकर कहता है कहीं तुम्हें इस बात की जलन तो नहीं हो रही कि मैंने उसके बजाय तुम्हें क्यों नहीं कॉफी के लिए पूछा। और वो ये कहकर फिर से मीसा से कॉफी पर जाने को पूछता है पर मीसा बिजी होने का बहाना बनाकर इनकार कर देती है। फिर वायु कहता है कोई बात नहीं, हम लोग अगली बार चलेंगे, अगली बार तुम मुझे इनकार मत करना। और वायु ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो फसाई को वायु पर बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए वो उसके पीछे जाती है और उसे कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और की गर्लफ्रेंड पर लाइन मारते हुए। फिर वायु कहता है मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ तो उनसे बात करने में कैसी शर्म।
फसाई कहती है सच में तुम्हारी हरकतें देखकर तो नहीं लगता कि तुम उसके फैन हो, तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम उसे स्टॉक कर रहे हो। अगर तुम सच में उसके फैन होते ना तो तुम उसे इस तरह अप्रोच नहीं करते। तो वायु कहता है तुम्हें लगता है कि मैं उसे किसी और इरादे से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम कुछ जल्दी ही मेरे इरादे को नहीं भाप गई। फिर फसाई कहती है देखने में तो तुम अच्छे घराने के लगते हो पर तुम्हारी हरकतें वैसी नहीं है। तो अगर किसी ने तुम दोनों को देख लिया तो तुम्हें पता है मीसा की रेपुटेशन पर कितने सवाल उठ सकते हैं। तो वायु कहता है मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फसाई कहती है तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, अगर तुम नहीं सुधरे ना तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते, इसलिए अपनी हद में रहो। तो इस बात पर वायु उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसके उस निशान को देखता है और उसके बाद उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है तुम्हें नहीं पता कि तुम किस इंसान से पंगा ले रही हो, अगर तुम मेरे बारे में जानती ना तो मुझसे इस तरह बात करने के बारे में सोचती भी नहीं। चलो इस बार तुम्हारी पहली गलती समझकर मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अगली बार से किसी और के साथ उलझने से पहले ये सोच लेना कि उसके बाद उसका अंजाम क्या होगा। और वायु ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी फसाई ये सारी बातें सुनकर टेंशन में आ जाती है। आगे पूरी दुनिया में मैड डॉग नाम का एक यूट्यूब चैनल काफी फेमस होता है क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर उन सारे करप्ट लोगों का काला चिट्ठा खोला जाता है जो दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं लेकिन पीठ पीछे काले कारनामे करते हैं। और इस चैनल का मकसद ही यही होता है कि उन सारे लोगों की सारी पोल पट्टी पूरी दुनिया के सामने खोलना ताकि वो पूरी दुनिया के सामने अपना ये काला चेहरा ना छुपा पाए। और इस चैनल को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि वायु और उसकी टीम होती है जो साथ मिलकर उन सारे लोगों के काले चिट्ठे को पूरी दुनिया के सामने लाती है और उन लोगों से चुन चुन कर बदला लेती है जो अपने पावर का इस्तेमाल करके लोगों को चोट पहुंचाते हैं। और ये चैनल लोगों की इतनी हेल्प करता है कि कुछ पुलिस वाले भी इस चैनल के बहुत बड़े फैन होते हैं। पर अली इस चैनल का बिल्कुल भी फैन नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि अगर कोई करप्ट है या कोई गलत काम कर रहा है तो उसे सीधा पुलिस के पास आना चाहिए, ना कि इस तरह जनता में उन्हें खुलेआम एक्सपोज करना चाहिए। और इस बात पर सिंह भी अपनी टीम को खूब डांटता है और कहता है इस तरह की गॉसिप करना बंद करो और जाकर इन लोगों को पकड़ो जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और पूरे समाज में दहशत फैला रहे हैं। दूसरी तरफ फसाई के डैड फसाई को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ हो, तुम्हें अकेले जाने की क्या जरूरत थी, तुम ड्राइवर को अपने साथ लेकर चली जाती ना, क्या तुम 6 साल पहले वाला हादसा भूल गई हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। फिर फसाई कहती है डैड आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी ड्राइवर के साथ जाने से अच्छा मुझे अकेले ड्राइव करना अच्छा लगता है, इससे मैं खुद को सिक्योर महसूस करती हूँ और आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे ही मिलने के लिए आ रही हूँ। और फसाई ये कहकर अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है। और इधर वायु के बंदे भी फसाई का पीछा करते करते उसी होटल में पहुंच जाते हैं जहां पर फसाई अपने डैड से मिलने के लिए जा रही होती है। तो यहाँ पर फाया फसाई के पास से उस बॉडीगार्ड को हटाने के लिए उस बंदे से झूठ बोलता है कि बाहर एक एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज बाहर आकर हमारी हेल्प कर दो। तो वो बंदा पहले तो फसाई को छोड़कर जाने से इनकार कर देता है, लेकिन जब फसाई उसे कहती है कि बाहर बंदों को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है तो जाकर उनकी हेल्प करो, तो वो फसाई के कहने पर वहाँ से चला जाता है। और उस बंदे के जाने के बाद यहाँ पर फाया फसाई को थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है और वायु भी यहाँ पर पतली गली से लिफ्ट में पहुँच जाता है ताकि वो फसाई के साथ लिफ्ट में अकेला रह सके और अपने अगले प्लान को अंजाम दे सके। आगे फसाई लिफ्ट के अंदर आती है और वो वायु को देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है। तो वायु उससे पूछता है कि तुम कौन से फ्लोर पर जाना चाहती हो, पर फसाई उसे देखकर कुछ भी नहीं कह पाती। तो वो कहता है ठीक है, मैं जिस फ्लोर पर जा रहा हूँ मैं उसी फ्लोर पर तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। और वो ये कहकर फसाई को स्माइल देकर देखने लगता है, जिसे देखकर फसाई तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। आगे वायु जानबूझकर लिफ्ट में फसाई से मिलता है और उसे अपनी बातों से खूब उकसाता है, जिसे देखकर फसाई पूरी तरह से परेशान हो जाती है और वो जल्दी से उस लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वो लिफ्ट बीच में ही फंस जाती है, जिस वजह से फसाई बहुत ही परेशान हो जाती है और वो जल्दी से हेल्प सेंटर पर कॉल करती है और उसे पूछती है कि ये लिफ्ट दोबारा कब चालू होगा। तो जो बंदा फसाई के कॉल का जवाब देता है वो कोई और नहीं बल्कि टोनी होता है, जो वायु के कहने पर वहाँ के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है ताकि वो फसाई के साथ और थोड़ा वक्त रह सके। इसलिए वो फसाई को कहता है हम लोग लिफ्ट को ठीक कर रहे हैं, तुम परेशान मत हो, कुछ देर में लिफ्ट चलने लगेगी। और वो ये कहकर कॉल कट कर देता है। तो बेचारी फसाई लिफ्ट के ठीक होने का इंतजार करने लगती है, लेकिन इसी बीच वायु फसाई का दिमाग खाने लगता है और उसे डराने की कोशिश करने लगता है कि लिफ्ट में बंद होने के बाद लोगों की सांसें रुक जाती है, वो लोग पैनिक करने लगते हैं, जिसे सुनकर फसाई पूरी तरह से डर जाती है और अपना फोन निकालकर अपने डैड को
को कॉल करने लगती है पर उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं रहता, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है कि तभी अचानक लिफ्ट की लाइट भी चली जाती है, जिसे देखकर फसाई पूरी तरह से डर जाती है और पैनिक करने लगती है। और इधर वायु इसी मौके का फायदा उठाकर फसाई के फोन को हैक कर लेता है, क्योंकि वायु ने ये सारा प्लान बस फसाई के फोन को हैक करने के लिए ही बनाया होता है, ताकि वो फसाई के जरिए से उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। और वो ये सारा कारनामा इतनी सेफली करता है कि बेचारी फसाई को कुछ पता ही नहीं चलता। और इधर बेचारी फसाई काफी डरी हुई होती है, क्योंकि उस अंधेरे की वजह से उसे अपनी 6 साल पहले हुई किडनैपिंग याद आने लगती है और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। तो वायु जब फसाई को ऐसे हाल में देखता है तो वो उसकी हेल्प करता है और उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर निकालूंगा। तो फसाई जैसे ही वायु के मुंह से ये बात सुनती है, उसे सुनकर उसे राका की याद आने लगती है, क्योंकि राका ने भी उस टाइम उसे यही कहा था कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर निकालूंगा। तो फसाई जब ये बात सुनती है तो वो शांत हो जाती है, क्योंकि उसे वायु में राका दिखने लगता है और बेचारी यही सब देखकर बेहोश हो जाती है। और वायु का प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है और किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद वायु अपने अड्डे पर जाता है और वहां जाकर अपने बंदे को कहता है कि जल्दी से फसाई के फोन के सॉफ्टवेयर को ऑन करो और वहां का तमाशा दिखाओ। इधर फसाई के डैड फसाई से मिलने के लिए आते हैं और उससे पूछते हैं तुम ठीक हो ना बेटा। तो फसाई कहती है हाँ डैड मैं ठीक हूँ। फिर उसके डैड कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बाहर अकेले मत घुमा करो, देखो ना फिर से तुम बेहोश हो गई ना। तो फसाई कहती है डैड मैं उस ट्रॉमा से निकलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब लिफ्ट बंद हुई तो मुझे वही सब याद आ गया, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद को स्ट्रॉन्ग करूंगी और उस ट्रॉमा से जल्दी बाहर निकल जाऊंगी। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है और वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले वो फसाई को कहते हैं कल तुम्हारे फाउंडेशन की ओपनिंग है, इसलिए जल्दी से ठीक हो जाओ और अपने फाउंडेशन पर ध्यान दो, क्योंकि कल कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो फसाई कहती है डैड आप फिक्र मत कीजिए, कल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर वायु भी ये सारी चीजें देख रहा होता है और कहता है तुम लोग फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, कल देखना मैं ऐसा धमाका करूंगा कि तुम लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। उसके बाद वायु अपने बंदे को कहता है कि वो फसाई के फोन की सारी इंफॉर्मेशन उसके फोन में डाल दे, क्योंकि वो ये सारी चीजें अकेले सुनना चाहता है। तो उसका बंदा उसके फोन में सॉफ्टवेयर डाल देता है और वायु को फोन दे देता है और वायु वो फोन लेकर खुशी खुशी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वायु राका के पुराने घर जाता है, जहाँ पर अब फसाई का फाउंडेशन खुल रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पर राका के बीते हुए कल की वो सारी झलकियाँ दिखती है, जिसे देखकर बेचारा पूरी तरह से रोने लगता है, क्योंकि कभी वो घर हंसता खेलता हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ पर उन लोगों का राज है जिन लोगों ने राका की पूरी फैमिली को जान से मार डाला। आगे वायु जब ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है तुम लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब मेरी बारी, अब मैं भी तुम लोगों से वो सब कुछ छीन लूंगा जो तुम लोगों को जान से भी प्यारी है। कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर राका का एक्सीडेंट होता है और एक बंदा उसे जान से मारने के लिए आता है, और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड मीसा के पापा सिंह होते हैं, जो सम्राट के कहने पर उसे जान से मारने के लिए आए हुए होते हैं। एक्चुअली सिंह सम्राट का राइट हैंड बंदा होता है, जो सम्राट के काले कारनामों को साफ करता है और पुलिस से भी बचा कर रखता है। बेचारा राका जब ये सब कुछ देखता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी गर्लफ्रेंड के डैड उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। और बेचारा यही सारी बातें सोच सोच कर अपनी आखिरी सांसें गिन ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर फाया अपने बंदों के साथ उस घटना स्थल पर पहुँच जाता है और राका को सही सलामत वहाँ से बाहर निकालता है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करवाता है। आगे जब राका को होश आता है और वो अपने आप को वायु के घर पर देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तो वायु के डैड उसे कहते हैं तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा, तो आज मैंने तुम्हारे इस एहसान का बदला चुका दिया, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। फिर राका कहता है मैंने कोई एहसान नहीं किया था बल्कि वो मेरा फर्ज था। फिर वायु के डैड कहते हैं ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम ऐसा सोचते हो, मुझे पता है उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, उन लोगों ने तुम्हारी फैमिली को जान से मार डाला और उसके कत्ल का इल्जाम भी तुम पर ही लगा दिया। फिर राका कहता है उन लोगों ने जो मेरे साथ किया है मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, और राका वहाँ से जाने लगता है। तो वायु के डैड कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम उन लोगों का सामना कर लोगे? वो लोग बहुत ही पावरफुल लोग हैं, अगर तुम उन लोगों के सामने गए ना तो वो लोग तुम्हें चींटियों की तरह मसल देंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे।
मुझे भी उन लोगों पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ भी बहुत ही बुरा किया है। और यहाँ पर वायु के डैड राका को बताता है कि उन लोगों ने मेरे बेटे को जान से मार डाला। कि तभी एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बंदा वायु को पूरी तरह से नशे में टुल कर देता है ताकि वो अपना बचाव ना कर सके और अपने हाथ खड़े कर दे। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लोग जबरदस्ती वायु को जान से मार देते हैं और ये सारा कारनामा करके वो लोग फरार हो जाते हैं। जब वायु के डैड अपने बेटे की ऐसी हालत देखते हैं तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि आज वायु की जो हालत होती है उसके कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार होते हैं। अगर उन्होंने वायु को सही रास्ते पर चलने की सीख दी होती और अपने साथ माफिया वर्ल्ड में नहीं लाए होते तो शायद आज उनका बेटा सही सलामत होता और उनके पास होता। और वायु के डैड यही सारी बातें सोच सोच कर खूब रोते हैं और पछताते भी हैं। जब राका को ये बात पता चलती है तो उसे भी वायु के डैड के लिए बहुत ही बुरा लगता है। तो उसके डैड कहते हैं तुम्हें क्या लगता है उन लोगों ने जो मेरे बेटे के साथ किया, क्या मैं उनका जवाब उन लोगों को नहीं दे सकता? मैं उनका जवाब उन लोगों को दे सकता हूँ लेकिन इससे क्या होगा, वो लोग कम नहीं होंगे बल्कि और बढ़ेंगे और इससे किसी का भी भला नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के पीछे जितने भी पावरफुल लोग हैं वो सब सड़क पर आ जाए, उनकी सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाए ताकि वो लोग अपना बचाव ही ना कर पाए। और इन समय मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे वायु बन जाओ और मेरे साथ इस लड़ाई में मेरा साथ दो क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम इस चेहरे के साथ इस दुनिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम इस चेहरे के साथ उन लोगों के सामने गए तो वो लोग तुम्हें इस दुनिया से ही मिटा देंगे, लेकिन बाय चांस अगर तुम बच गए तो तुम्हें अपनी फैमिली को मारने के इल्जाम में जेल जाना पड़ेगा। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे बेटे बनकर उन लोगों से बदला लो। अगर तुम्हें ये अच्छा लगे तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तो बेचारा राका ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाता है और वहाँ जाकर अपनी फैमिली की ऐसी हालत पर खूब रोता है। और उसके बाद वो डिसाइड कर लेता है कि वो उन लोगों को चुन चुन कर सजा देगा जिसने भी उसके परिवार के साथ अन्याय किया है। इसलिए वो सीधा वायु के डैड के पास जाता है और उन्हें कहता है मुझे आपका प्रपोजल मंजूर है, मैं आपका बेटा बनने के लिए तैयार हूँ। तो वायु के डैड ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसके बाद राका का वायु बनने तक का सफर स्टार्ट होता है और उसकी प्लास्टिक सर्जरी होती है ताकि राका अपने इस चेहरे को अलविदा करके वायु के चेहरे को अपना सके और उन सारे लोगों से बदला ले सके जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया है। उसके बाद राका का ट्रांसफॉर्म हो जाता है और राका अब वायु बन जाता है। फिर वायु के डैड कहते हैं तुम्हें ये नया जीवन मिला है तो इसका अच्छे से उपयोग करना और उन लोगों को चुन चुन कर सजा देना जो इस दुनिया में गंदगी फैला रहे हैं। तो वायु कहता है डैड आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन लोगों को उनके किए की सजा दूंगा। और यहीं से वायु फसाई की पूरी फैमिली को बर्बाद करने की ठान लेता है क्योंकि फसाई के डैड और उसका भाई सम्राट एक नंबर का घटिया इंसान होता है जो इस दुनिया में रहकर अपने गंदे गंदे कामों को अंजाम देता है पर दुनिया को ऐसा दिखाता है कि जैसे उससे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए वायु उन सारे घटिया लोगों के मुंह से शरीफ बनने का मुखौटा उतारता है अपने एक न्यूज पेज चैनल से, जहां पर वो उन सारे लोगों के घटिया कारनामों की दास्तां पूरी दुनिया को दिखाता है और सबके सामने उनका असली चेहरा रखता है। और अब वो फसाई फाउंडेशन के बारे में पूरी दुनिया को बताता है और पूरी दुनिया को ये न्यूज देता है कि कल वो फसाई फाउंडेशन का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने रखेगा और सबको बताएगा कि उन लोगों ने उस फाउंडेशन के नीचे कौन से कारनामे किए थे। अगले दिन फसाई फाउंडेशन की ओपनिंग पर जा रही होती है और वो साथ में 2 अनाथ बच्चों को भी ले जा रही होती है और उसने उन दोनों बच्चों को उसकी एब्यूजिंग फैमिली से बचाया होता है। इसलिए वो उसे उस फाउंडेशन में लेकर जाती है ताकि वो वहां जाकर उनका ख्याल रख सके। इधर फसाई की सेक्रेटरी काफी टेंशन में रहती है उस मैड डॉग के न्यूज को लेकर कि पता नहीं आज वो लोग कौन सा बम फोड़ेंगे और वो यही सारी बातें सोच सोच कर पगला रही होती है। तो फसाई यहाँ पर अपनी सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, पर उसकी सेक्रेटरी उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि फसाई की फैमिली ने उसे ये सब बताने के लिए मना किया होता है। तो फसाई कहती है इन बच्चों को भूख लगी है, चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। और वो लोग एक फेमस रेस्टोरेंट जाते हैं और वो रेस्टोरेंट किसी और का नहीं बल्कि वायु और उसकी गैंग का होता है। जब वो लोग रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो वहाँ पर 2 बंदा जानबूझकर उनके खाने में नुस्ख निकालता है ताकि उन्हें पैसे ना देने पड़े और वो इस बात का बहुत ही हंगामा भी करता है और सारे स्टाफ को डराने की भी कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर फाया आ जाता है और
अपने राउडी अवतार से उन दोनों बंदे को डराता है और कहता है मुझे पता है कि तुम लोग ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो ताकि तुम लोगों को पैसे ना देने पड़े, पर यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। अगर हमारा खाना खाया है तो चुपचाप पैसे निकालो, वरना मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। फिर वो बंदा कहता है अगर तुम हमें डराने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारे बारे में कंप्लेन करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये रेस्टोरेंट एक नंबर का घटिया रेस्टोरेंट है, यहाँ पर खाना नहीं बल्कि इन लोगों की दादागिरी चलती है। पर फाया और उसकी टीम पर उन लोगों की बातों का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो लोग रोज ही ऐसे कस्टमर से डील करते हैं, इसलिए फाया कहता भी है तुम्हें जो करना है करो, हम कोई डरते नहीं। तो वो बंदा पूरी तरह से डर जाता है और पैसे देकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और उन दोनों के जाने के बाद वहाँ के सारे लोग उन लोगों की बहादुरी पर तालियां बजाते हैं। आगे फसाई भी खाना ऑर्डर करती है और उन लोगों का खाना आता है तो फसाई जैसे ही खाने को देखती है तो बेचारी का मुंह बन जाता है क्योंकि वो स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं खा सकती, पर उसे बच्चों के लिए वो स्पाइसी खाना खाना पड़ता है और खाने के बाद बेचारी का मुंह पूरी तरह से जलने लगता है और वो पानी बिन मछली की तरह फड़फड़ाने लगती है। तभी वहाँ पर वायु दूध लेकर आता है तो फसाई वायु को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। फिर वायु कहता है इस बार मत कहना कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा बल्कि मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ और इस बार मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया बल्कि तुम खुद चलकर मेरे रेस्टोरेंट आई हो, इसलिए ये लो दूध और इसे पी लो, इससे तुम्हारी जलन कम हो जाएगी। पर फसाई लेने से इनकार कर देती है। फिर वायु कहता है इतने नखरे क्यों कर रही हो, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है तो तुम्हें चुपचाप मेरे हाथ से ये दूध लेने में क्या प्रॉब्लम है। फिर फसाई कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैंने स्पाइसी खाना खाया है और मुझे वो नहीं पचती। तो वायु कहता है मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ और यहाँ के सारे लोगों को देखकर बता सकता हूँ कि किसे स्पाइसी पसंद है और किसे नहीं, और तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हें स्पाइसी पसंद नहीं है और ना ही तुम उसे झेल सकती हो, इसलिए चुपचाप दूध पी लो इससे पहले कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। बेचारी फसाई भी ये सब ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो उस दूध को लेकर पी लेती है। उसे पीने के बाद उसे राहत महसूस होता है और वो वायु को थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर टोनी भी आ जाता है और उन दोनों को साथ देख लेता है तो वो वायु से पूछता है कि तुम्हारे और फसाई के बीच क्या सीन चल रहा है, कहीं तुम्हें इस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया। तो वायु कहता है बकवास करना बंद करो, मैं इस लड़की और इसकी फैमिली से नफरत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। आगे सारे लोग फाउंडेशन पे पहुँचते हैं, फसाई के डैड, फसाई का भाई सम्राट और उसकी गर्लफ्रेंड मीसा सब यहाँ आकर फसाई को सपोर्ट करते हैं और पूरी मीडिया के सामने फसाई के फाउंडेशन की खूब तारीफ करते हैं कि वो लोग ये फाउंडेशन इसलिए खोल रहे हैं ताकि वो गरीबों और बेबस लोगों की हेल्प कर सके और यहाँ पर पूरी फैमिली जमकर अपनी पब्लिसिटी करती है। इधर सम्राट फसाई की सेक्रेटरी से पूछता है कि फसाई को उस न्यूज के बारे में कुछ पता तो नहीं चला ना, तो उसकी सेक्रेटरी कहती है कुछ भी पता नहीं चला है, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। तो सम्राट कहता है तुमने बहुत ही अच्छा किया, फसाई को ये छोटी मोटी बातें पता नहीं होनी चाहिए। फिर वो सेक्रेटरी कहती है सर मुझे बहुत ही डर लग रहा है, पता नहीं आज मैड डॉग क्या पोस्ट करने वाला है, कहीं वो आज हमारे इस इवेंट को बर्बाद ना कर दे। फिर सम्राट कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने उन लोगों का इंतजाम कर दिया है, आज वो लोग कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाएंगे। इधर सम्राट अपने पुलिस वाले चमचे सिंह को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से उस मैड डॉग के ऑनर को पकड़े और आज के ब्रॉडकास्ट को रोके। तो वो चमचा सिंह उस ब्रॉडकास्ट का पता लगा लेता है और अपने सारे बंदे को भेज देता है उस मैड डॉग के ऑनर को पकड़ने के लिए। तो अली अपनी पूरी टीम के साथ उन लोगों को पकड़ने के लिए उस गोदाम में पहुंच जाता है, पर वहां जाकर उन लोगों को बस ठेंगा ही मिलता है क्योंकि वो लोग फिर से उन लोगों को बेवकूफ बनाकर वहां से चले जाते हैं और उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। आगे सिंह सम्राट को कॉल करके बता देता है कि वो मैड डॉग को नहीं रोक पाया, इसलिए अब जल्दी से वो कोई प्लान सोचे उन लोगों से डील करने का। ये बात सुनकर सम्राट को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सिंह को कहता है मैं तुम्हें मुफ्त के पैसे नहीं देता बल्कि मेरे काम के पैसे देता हूँ, अगर तुम मेरे काम ही नहीं आओगे तो फिर मैंने तुम्हें क्यों रखा है। और सम्राट ये कहकर कॉल कट कर देता है कि तभी वहाँ पर मीसा आती है और सम्राट से पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है तुम्हें जानना है क्या हुआ तो जाकर अपने बाप से पूछो और उन्हें कहो कि अपना काम ढंग से करे। और सम्राट ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी मीसा देखती ही रह जाती है। इधर फसाई अपने फाउंडेशन की ओपनिंग कर रही होती है कि तभी मैड डॉग का सीधा प्रसारण उसके फाउंडेशन पर होने लगता है, जहाँ पर वो लोग सारी दुनिया को बताते हैं कि जिस जगह पर तुम लोगों ने अपना फाउंडेशन खोला है ये जगह मासूमों के खून से रंगी हुई है। यहाँ पर एक परिवार रहता था जो बहुत ही हंसी खुशी से अपनी लाइफ बिताता था, लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने आकर उनकी पूरी दुनिया को उजाड़ दिया
वो परिवार बहुत ही भोला भाला था, लेकिन रातों रात उस परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे उनकी पूरी दुनिया बदल गई। कहीं इन सारे कारनामों के पीछे तुम ही लोग का तो हाथ नहीं, क्योंकि उनका नामो निशान इस दुनिया से ऐसे गायब हो गया जैसे वो इस दुनिया में कभी एग्जिट करते ही नहीं थे। और आज 6 साल बाद तुम लोग इसी जगह पर अपना फाउंडेशन खोल रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर अपने राज को छुपाने के लिए इस फाउंडेशन का सहारा ले रहे हो ताकि तुम लोग इससे अपना इलीगल काम निकलवा सको? वैसे भी सारे पॉलिटिशियन अपने काले कारनामे ऐसे ही तो छुपाते हैं। और यहाँ पर वायु पूरी दुनिया के सामने उन लोगों की पोल पट्टी खोलने लगता है तो सम्राट ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन वो फिर भी उन लोगों के सामने बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उन लोगों को जवाब देता है कि तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें ये जगह खाली मिली तो हमने इसका इस्तेमाल किया। यहाँ पर क्या हुआ था और क्या नहीं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी 6 साल पहले जो मर्डर हुआ था वो मर्डर उस फैमिली के बेटे ने किया था, जिसे पुलिस ने पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन बाद में वो भी इस दुनिया से चल बसा। फिर वायु कहता है इस केस को तो 6 साल हो गए हैं, बहुत सारे लोग इस केस के बारे में भूल गए हैं, लेकिन तुम्हें इस केस का डिट्टो याद है। कहीं तुम्हारी ये सारी बातें इसी तरफ तो इशारा नहीं करती कि इन सारे कारनामों में तुम्हारा ही हाथ था? बेचारा सम्राट जब ये बात सुनता है उसकी बोलती तो पूरी तरह से बंद हो जाती है और बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता। और मैड डॉग ये सारा कारनामा करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। उसके बाद पूरी मीडिया सम्राट और उसकी फैमिली से तरह तरह के सवाल पूछने लगती है कि क्या इस केस से उसका कोई लेना देना था, क्या यहाँ पर जो हादसा हुआ था क्या उसने ही करवाया था। तो सम्राट यहाँ पर सारी मीडिया को बताता है कि ये लोग जानबूझकर ये सब कर रहे हैं उन्हें बदनाम करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्द इलेक्शन होने वाला है और शायद उन्हें हमें हराने का कोई तरीका नहीं मिला, तो उन लोगों ने हमें इस केस से जोड़ने की कोशिश की और हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन लोगों को लगता है कि हमने सच में ये सारा कारनामा किया है तो पुलिस के पास जाकर हमारे खिलाफ सबूत पेश करे और हमें सलाखों के पीछे डलवाएं, लेकिन इस तरह हमें पूरी दुनिया के सामने बदनाम तो ना करे। और यहाँ पर सम्राट पूरी कोशिश करता है अपनी इमेज को सुधारने की, पर कोई भी पैतरा यहाँ पर काम नहीं करता, क्योंकि मीडिया उसका पीछा ही नहीं छोड़ती, जिस वजह से उन्हें जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। आगे मीसा सम्राट को कहती है इस स्कैंडल की वजह से मेरे रेपुटेशन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और मीडिया वाले तो अजीब अजीब तरह के सवाल पूछकर मेरा जीना हराम कर रहे हैं। फिर सम्राट कहता है तुम्हारा रेपुटेशन मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो इस बात पर मीसा सम्राट को प्यार से मनाने लगती है और कहती है मुझे पता है आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हुई हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो पता नहीं मैं कहाँ पर होती। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो मैड डॉग अचानक 6 साल बाद राका के केस को इस तरह मीडिया में क्यों उछाल रहा है और वो ये सब क्यों कर रहा है। तो सम्राट कहता है मुझे पता है ये सब कौन कर रहा है, ये सब मेरा राइवल कर रहा है ताकि वो मुझे पूरी दुनिया के सामने बदनाम करके इलेक्शन में हरा सके। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल लूंगा। फिर मीसा कहती है तुम्हें पूरा यकीन है कि ये कारनामा तुम्हारे राइवल का है? क्या पता कोई और तुमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा हो। तो सम्राट जब ये बात सुनता है तो वो मीसा को कहता है तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की कहानी बहुत कम लोगों को पता है और वो इतना भी फेमस नहीं था कि लोग उसके बारे में याद या उसके लिए बदला ले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बिहाफ पर मुझसे बदला ले रही हो। तो मीसा ये बात सुनकर पूरी तरह से चौंक जाती है और सम्राट को कहती है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। और यहाँ पर वो सम्राट को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा लेती है और उसके साथ रोमांस फरमाने लगती है, क्योंकि मीसा भी एक नंबर की लालची होती है जो फेम और पावर की भूखी होती है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। इधर वायु और उसकी पलटन मीसा की ये सारी बातें सुन रही होती है, क्योंकि उन लोगों ने मीसा के बैग में एक ट्रैकर फिट किया होता है जिसके बारे में मीसा को कुछ भी पता नहीं होता। और वो लोग घर बैठे मीसा की सारी बातें सुन रहे होते हैं, जिसे सुनकर वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि राका की गर्लफ्रेंड मीसा है। एक्चुअली वायु की पूरी स्टोरी उसकी पूरी पलटन को नहीं पता होती सिवा फाया के। फाया को वायु की सारी स्टोरी पता होती है पर उन लोगों को नहीं पता होती। इधर वायु जब मीसा को सम्राट के साथ रोमांस करते हुए देखता है तो बेचारा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो लैपटॉप बंद करके वहाँ से चला जाता है। तो फाया को भी वायु की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा लगता है और अपना गुस्सा कम करने के लिए वो फिर से सर्जरी की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वहाँ पर फाया भी आ जाता है और वो वायु को इस तरह देखकर समझ जाता है कि वायु काफी पेन में है पर वो दिखा नहीं रहा।
तभी वहाँ पर टोनी आता है और वो वायु को बताता है कि हमने फसाई के फोन को पूरी तरह से चेक कर लिया है पर हमें कुछ भी नहीं मिला। फसाई का बैकग्राउंड पूरी तरह से क्लीन है, हमने इतनी मेहनत की पर हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। फिर वायु कहता है फिक्र मत करो, बहुत जल्द हमारे हाथ कुछ अच्छी चीज लगेगी। दूसरी ओर सम्राट की इमेज उस न्यूज की वजह से खराब हो रही होती है। बहुत सारी मीडिया उससे बहुत सारे सवाल पूछ रही होती है और उससे ये भी पूछ रही होती है कि क्या उस केस से उसका कोई लेना देना है, क्या वो ये फाउंडेशन इसलिए खोल रहा है ताकि वो अपने राज को छुपा सके। तो सम्राट यहाँ पर सारे रिपोर्टर को कॉन्फिडेंट के साथ जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा उस केस से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो पता भी नहीं था कि वहाँ पर ये सब हुआ है। हम लोग बहुत ही साफ सुथरे लोग हैं जो न्याय में बिलीव रखते हैं, ना कि अन्याय में, और हम तो हमेशा लोगों की भलाई करते हैं, तो फिर हम लोगों की बुराई क्यों करेंगे। और यहाँ पर सम्राट अपने इमेज को सुधारने की कोशिश करता है पर उसका कोई भी पैसा यहाँ पर काम नहीं करता, बल्कि हर जगह से उसके लिए नेगेटिव कमेंट्स ही आते हैं, जिसे देखकर वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो उन लोगों के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। तो वो बंदा सम्राट को कहता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगाया है और अपनी पूरी जिंदगी इसी प्रोजेक्ट पर लगाई है, लेकिन तुम्हारे डैड मुझे हल्के में ले रहे हैं और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे, और ऊपर से तुम्हारी फैमिली के इस स्कैंडल की वजह से हमारे प्रोजेक्ट पर बहुत ही असर पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारे डैड इस बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहते। अगर तुम्हारे डैड ने इस बारे में मुझसे बात नहीं की और ना ही मेरा फोन उठाया तो याद रखना अच्छा नहीं होगा। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वो जैसे ही क्लब से बाहर निकलता है कि तभी वहाँ पर दो बंदे आकर उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं। तो वो बंदा एक वेट्रेस के पीछे जाकर छुप जाता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, पर वो गुंडे वहां से जाने का नाम ही नहीं लेते, बल्कि उस वेट्रेस पर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर सम्राट आ जाता है और उस गुंडे के हाथ पर शूट कर देता है और वेट्रेस और उस बंदे की जान बचा लेता है, और उसके बाद उस बंदे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। आगे सम्राट का ये कारनामा पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है और हर न्यूज चैनल पर उसकी इस दिलेरी की प्रशंसा होने लगती है, और सारे लोगों को लगने लगता है कि जो बंदा एक वेट्रेस की जान बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ गया तो क्या वो बंदा किसी की जान ले सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं उसके बारे में। सम्राट बहुत ही अच्छा इंसान है, वो किसी को भी नहीं मार सकता, बल्कि वो तो लोगों की जान बचाता है। और पूरी जनता की राय रातों रात बदल जाती है और सारे लोग सम्राट को पूरी तरह से चाहने लगते हैं और पूरी दुनिया उसकी गुण गाने लगती है। और ऊपर से वो बंदा भी सम्राट को थैंक यू कहता है, क्योंकि अगर कल सही टाइम पर सम्राट आकर उसकी जान नहीं बचाता तो वो गुंडे पता नहीं उसके साथ क्या करते। फिर सम्राट भी उस बंदे को जमकर मक्खन लगाता है और कहता है तुम हमारे साथ काम करते, हमारे साथ काम करने वाले लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी होती है, तो फिर मैं तुम्हें कैसे कुछ होने देता। और सम्राट यहाँ पर उस बंदे को इस तरह मैनिपुलेट करता है कि वो बंदा उसके गुण गान गाने लगता है। पर उन लोगों को क्या पता कि ये सारा किया धरा तो सम्राट का ही है। उसने जानबूझकर ये सारा षड्यंत्र रचा था ताकि वो फिर से पूरी दुनिया के सामने अपने इमेज को सुधार सके और उन सारे बंदों को अपने कंट्रोल में रख सके जो बंदे उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर वायु की पलटन काफी अपसेट रहती है, क्योंकि उन लोगों ने इतनी मेहनत से सम्राट और उसकी फैमिली की पोल पट्टी पूरी दुनिया के सामने खोली थी, पर सम्राट ने अपने एक ड्रामे से उन लोगों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, जिसे वो लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। तो वायु कहता है तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो, हमारे पास बहुत सारे मौके आएंगे उन्हें बर्बाद करने के, बस देखते जाओ। हम उन्हें इस तरह बर्बाद करेंगे कि उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। इधर अली अपने बॉस के कहने पर एक ब्लैक डॉक्टर को पकड़ने की कोशिश करता है जो इलीगल तरीके से माफिया लोगों का ट्रीटमेंट करता है और उनकी जान बचाता है। और उस ब्लैक डॉक्टर के हाथों में ऐसा जादू होता है कि वो जिस भी पेशेंट को ट्रीट करता है वो पता नहीं कैसे मौत के मुंह से बाहर आ जाता है। और ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो वायु होता है जो अपने स्किल का इस्तेमाल करके उन लोगों की हेल्प करता है और ऊपर से वो उन लोगों का फ्री में इलाज करता है। पर किसी को भी उस डॉक्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और अली के बॉस ने अली को उसी डॉक्टर को ढूंढने को कहा होता है, इसलिए अली अपनी पूरी टीम के साथ उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि उसे उस डॉक्टर का पता मिला होता है कि आज वो किसी बंदे का इलाज करने वाला है जिसे गोली लगी है, इसलिए वो उस ठिकाने पर पहुंच जाता है। लेकिन उससे पहले ही वो डॉक्टर अपना काम खत्म करके वहाँ से फरार हो जाता है और अली के हाथ कुछ भी नहीं लगता। लेकिन फिर भी अली हार नहीं मानता और वो हर जगह उस डॉक्टर को ढूंढने लगता है और उसे वो डॉक्टर मिल जाता है जो उससे छुपकर भाग रहा होता है। तो अली भी उसके पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए और इसी चक्कर में वो एक वेट क्लिनिक पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो बंदा इसी क्लिनिक में घुसा है।
इसलिए वो उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए उस क्लिनिक में पहुंच जाता है। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात रिया से होती है जो एक वेट डॉक्टर होती है और वो अली से पूछती है, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पर किसी जानवर को दिखाने के लिए आए हैं? तो अली यहाँ पर कहता है, मैं यहाँ पर किसी को दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं एक बंदे की तलाश में आया हूँ जो इसी तरफ भागा है। क्या मैं तुम्हारे क्लिनिक को चेक कर सकता हूँ? तो रिया ये बात सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाती है, पर वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहती है, क्यों नहीं सर, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर रिया अली को अपना पूरा क्लिनिक दिखाती है कि तभी उसकी नजर अपने भाई पर पड़ जाती है जो एक स्टोर रूम में पुलिस से छिपा होता है। तो बेचारी रिया काफी डर जाती है कि कहीं अली इस रूम को खोलकर उसके भाई को ना पकड़ ले, इसलिए वो अली को उस रूम से दूर रखने की कोशिश करती है। पर अली उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उसे लगता है कि शायद इसी रूम में वो डॉक्टर है, इसलिए वो उस रूम को खोल करके चेक करने लगता है। और इधर बेचारा वायु काफी टेंशन में रहता है कि कहीं अली आज उसे पकड़ ना ले। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि अली के दरवाजा खोलने से पहले यहाँ पर एक कुत्ता आकर अली पर टूट पड़ता है। तो रिया भी उस डॉग का सहारा लेकर अली को कहती है, यहाँ पर कोई नहीं है और अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर ज्यादा देर और रुके ना तो यहाँ पर बहुत सारे जानवर आ जाएंगे जो तुम पर टूट पड़ेंगे और मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। तो बेचारा अली ये बात सुनकर डर जाता है और कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, और अली वहाँ से चला जाता है। अली के जाते ही रिया अपने भाई को कमरे से बाहर निकालती है और कहती है, जब तुम इस रूम में छुप रहे थे तो कम से कम अंदर से दरवाजा तो लॉक कर लेते, अगर आज वो पुलिस वाला वो दरवाजा खोल लेता फिर तुम्हारा क्या होता? तो वायु यहाँ पर रिया को थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए। तो रिया कहती है, तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो, तुम मेरे भाई हो और तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है ना। वैसे उस पेशेंट का क्या हाल है, वो बच गया? तो वायु कहता है, हाँ मैंने उसे बचा लिया, लेकिन अब मुझे सावधानी से काम करना होगा क्योंकि पुलिस को मेरे अड्डे के बारे में पता चल गया है, इसलिए अब से मुझे ज्यादा सावधान रहना होगा। दूसरी तरफ सिंह को जब पता चलता है कि इस बार भी उसकी टीम ब्लैक डॉक्टर को नहीं पकड़ पाई तो वो गुस्से से पूरी तरह से बौखला जाता है और वो अपना सारा गुस्सा अपनी टीम पर निकालता है और खासकर अली पर। और वो अली को वार्निंग भी देता है, अगर 3 महीने के अंदर तुमने उस ब्लैक डॉक्टर को नहीं पकड़ा तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। और सिंह ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बेचारा अली परेशान हो जाता है। इधर सिंह काफी टेंशन में रहता है क्योंकि जिस बंदे का वायु ने ट्रीटमेंट किया होता है उस बंदे को किसी और ने नहीं बल्कि सिंह ने ही शूट किया होता है अपने बॉस के कहने पर, लेकिन वायु की वजह से वो बंदा बच गया होता है, जिस वजह से सिंह काफी परेशान रहता है कि अब वो अपने बॉस को क्या जवाब देगा। और वो यही सारी बातें सोच सोच कर पगला रहा होता है और वो ये भी सोच रहा होता है कि कहीं वो डॉक्टर राका तो नहीं, क्योंकि 6 साल पहले जब वो राका को मारकर वहाँ से भाग गया था ताकि किसी को उस पर शक ना हो, और उसके बाद जब वो पुलिस के साथ उस जगह पर पहुंचा था तो वहाँ पर राका की बॉडी नहीं थी बल्कि वो गायब थी। पर उसने ये बात सम्राट को नहीं बताई थी क्योंकि अगर ये बात सम्राट को पता चल जाती तो वो उसका जीना हराम कर देता, इसलिए वो सम्राट से इस बात को छुपा कर रखता है और चुपचाप राका को ढूंढने की कोशिश करता है। और इसलिए सिंह को ऐसा लगता है कि वो ब्लैक डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वायु है, क्योंकि एक बार उसकी बेटी ने उसे बताया था कि राका के हाथ में ऐसी स्किल है कि वो किसी भी इंसान को छू दे तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। और बेचारा सिंह यही सारी बातें सोच सोच कर पगला रहा होता है और वो कहता है, राका अगर तुम वो ब्लैक डॉक्टर निकले तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। इधर फसाई उस स्कैंडल को लेकर काफी परेशान रहती है कि आखिरकार मैड डॉग ने ऐसा क्यों कहा कि राका की फैमिली मर्डर केस में उन लोगों का हाथ है। तो सम्राट और उसके डैड यहाँ पर फसाई को मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि ये दोनों बाप बेटे अपनी बेटी से अपने सारे काले कारनामे छुपा कर रखते हैं और वो फसाई को एकदम भनक लगने नहीं देते कि वो उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे हैं। इसलिए सम्राट यहाँ पर अपनी बहन को बताता है कि वो लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, हमारा उस केस से कोई लेना देना नहीं है, ये सब हमारी राइवल पार्टी का काम है, उन लोगों ने जानबूझकर हम पर ये इल्जाम लगाया है ताकि वो हमें दुनिया के सामने बदनाम कर सके और इस जरिए से हमें इलेक्शन में हरा सके। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम लोग ये सब कुछ हैंडल कर लेंगे और पूरी दुनिया को सच्चाई बताएंगे कि इन समय हमारा कोई हाथ नहीं है। फिर फसाई भी कहती है, डैड आप सच कह रहे हैं, चाहे हम सच को कितनी भी छुपाने की कोशिश कर ले आज न कल वो बाहर आ ही जाती है, जब हम लोग सच्चे हैं तो हमें लोगों से डरने की क्या जरूरत। इधर वायु भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो कहता है, फसाई तुम ठीक कह रही हो, सच्चाई को लोग कितनी भी छुपाने की कोशिश कर ले पर आज न कल वो बाहर आ ही जाती है और तुम भी चाहती हो कि सच्चाई बाहर आए तो मैं सच्चाई बाहर ला कर ही रहूंगा।
दूसरी तरफ मीसा शूटिंग कर रही होती है कि तभी वहाँ पर कोई बंदा आकर अचानक उस पर फायरिंग करने लगता है, जिसे देखकर मीसा पूरी तरह से डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वायु आकर उसकी जान बचा लेता है और सबके सामने हीरो बन जाता है। एक्चुअली ये सारा प्लान वायु का ही होता है ताकि वो इसके जरिए सम्राट के करीब जा सके। कि तभी वहाँ पर फसाई भी आ जाती है और वो भी ये सब कुछ देख लेती है। तो वो मीसा के पास जाती है और उससे पूछती है तुम ठीक हो ना? तो मीसा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे तुम बताओ तुम मेरे सेट पर क्या कर रही हो, क्या कोई काम था? फिर फसाई कहती है मैं यहाँ पर तुमसे ही मिलने के लिए आई थी ताकि मैं तुमसे ये पूछ सकूं कि मैड डॉग राका के केस में तुम्हें क्यों इन्वॉल्व कर रहा है, क्या तुम्हारा भी उस केस से कोई लेना देना है? मीसा जैसे ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि इस केस का सीधा कनेक्शन तो उसी से है। इसलिए वो फसाई के सामने घुमा फिराकर जवाब देती है और कहती है मेरा राका के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो लोग मुझे इस केस में इसलिए इन्वॉल्व कर रहे हैं क्योंकि मेरा सम्राट के साथ रिलेशन है, वो मेरा फियांसे है, इसलिए वो लोग जानबूझकर मुझे इस केस में घसीट रहे हैं, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर मीसा फसाई के सामने साफ साफ झूठ बोल देती है और बेचारी फसाई भी मीसा की बातों पर यकीन कर लेती है। उसके बाद फसाई वायु से मिलने के लिए जाती है तो वायु कहता है तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना? तो फसाई कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मीसा का पीछा कर रहे हो? फिर वायु कहता है होल्ड ऑन और अपने जुबान पर लगाम लगाओ, आज अगर मैं सही टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँचता तो तुम्हें पता है तुम्हारी मीसा के साथ क्या होता, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन तुम तो मुझ पर ही उल्टा भड़क रही हो फसाई। फिर फसाई कहती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, क्या तुम मुझे जानते हो? वायु कहता है तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम्हें तो पूरी दुनिया जानती है क्योंकि तुम्हारी फैमिली का स्कैंडल अभी पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, जहाँ पर तुम्हारी फैमिली के कारनामे दिख रहे हैं और तुम रातों रात फेमस हो गई हो। वैसे फेमस होकर कैसा लग रहा है? तो फसाई यहाँ पर वायु की इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसका ध्यान वायु के चोट पर पड़ जाता है और वो कहती है तुम्हें काफी दर्द हो रहा होगा ना, रुको मैं अभी किसी को कहती हूँ तुम्हारी चोट पर मेडिसिन लगाने को। और वो ये कहकर किसी को बुलाने के लिए चली जाती है। तो वायु जब फसाई के मुंह से ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है क्या पॉलिटिशियन के बच्चे इसी तरह लोगों के सामने अच्छा होने का दिखावा करते हैं या वो सच में अच्छे होते हैं? तो फसाई जब ये बात सुनती है तो वो वायु को कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हें पॉलिटिशियन से क्या प्रॉब्लम है, पर सारे पॉलिटिशियन बुरे नहीं होते, शायद इसमें भी मेरी ही गलती है, मुझे तुम पर इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था क्योंकि तुमने आज मीसा की जान बचाई है, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए था लेकिन मैं तुम्हें ही अनाप शनाप बोल गई। और यहाँ पर फसाई वायु को थैंक यू कहती है जिसे सुनकर वायु पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर फसाई कहती है मैं तुम्हें थैंक यू कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी उन सारी हरकतों को भूल गई हूँ, अगर तुमने मीसा का पीछा करना नहीं छोड़ा तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी तुम सोच भी नहीं सकते। और फसाई ये कहकर डायरेक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि वायु को चोट लगी है इसलिए जाकर उसे मेडिसिन दो। और उसके बाद फसाई डायरेक्टर की जमकर क्लास लगाती है कि क्या वो इसी तरह काम करती है, उसके एक्ट्रेस के आसपास इतने अनजान लोग घूम रहे हैं, उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम चुपचाप ये सब देख रही हो। वो बंदा कब से मीसा के पीछे पड़ा हुआ है, अगर ये बात मीडिया में लीक हो गई तो तुम्हें पता है मीसा के इमेज की धज्जियां उड़ सकती है, क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? तो वो डायरेक्टर उसे बताती है कि ये घर वायु का है और वायु ने फ्री में उसे ये सेट यूज करने के लिए दिया है और वो हार्मफुल इंसान नहीं है। तो ये बात जैसे ही सेट के सारे मेंबर सुनते हैं वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और वो आपस में बातें बनाने लगते हैं कि ये तो माफिया का बेटा है, मैंने सुना ये बहुत ही डेंजरस इंसान है और बहुत सारे लोगों को मारा भी है। फसाई जैसे ये बात सुनती है वो पूरी तरह से डर जाती है और वो फिर से अपना सारा गुस्सा डायरेक्टर पर निकालने लगती है और कहती है कोई बंदा तुम्हें फ्री में ये घर इस्तेमाल करने को दे रहा है, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि पक्का इसके पीछे उसका कोई मकसद होगा, तुम अपने बजट को बचाने के चक्कर में किसी भी एक्ट्रेस की जान को खतरे में कैसे डाल सकती हो। तो वो डायरेक्टर फसाई को समझाने की कोशिश करती है कि वायु वैसा इंसान नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, पर फसाई उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा वो वायु पर भड़क जाती है और उसे मीसा से दूर रहने को कहती है। पर वायु उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा वो सबके सामने कहता है कि वो मीसा से दूर नहीं रहेगा, जिसे सुनकर तो फसाई पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो वायु पर भड़कने ही वाली होती है कि तभी उधर से रिया की एंट्री होती है और रिया यहाँ पर सबके सामने आकर ये बताती है कि मेरा भाई मीसा का फैन नहीं बल्कि मैं उसकी फैन हूँ और मेरा भाई मेरे लिए मीसा के पीछे पड़ा हुआ था ताकि वो उसे मुझसे मिलवा सके। और रिया ये कहकर मीसा के पास जाती है और कहती है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ एक फोटो क्लिक करवा सकती हूँ? तो मीसा ये देखकर खुश हो जाती है और यहाँ पर रिया मीसा के साथ फोटो क्लिक करवाती है और सबके दिल से वायु के खिलाफ
जो भी गलतफहमी पैदा हुई होती है सबको मिटाती है। पर फसाई को यहाँ पर पूरा यकीन होता है कि वायु अच्छा इंसान नहीं है, वो पक्का कुछ न कुछ जरूर छिपा रहा है। इसलिए वो अपने भाई के पास जाती है और वायु के खिलाफ शिकायत करती है कि वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो हमेशा मीसा के आगे पीछे मंडराता रहता है। मुझे पता है कि मीसा आपसे प्यार करती है और आप मीसा पर बहुत ही भरोसा करते हैं, लेकिन वो लड़का आप दोनों के बीच आने की कोशिश कर रहा है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर सम्राट कहता है उस लड़के ने तुम्हारे साथ तो बदतमीजी नहीं की ना, अगर उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है तो मुझे बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। फिर फसाई कहती है उस लड़के ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है भाई, पर वो मीसा के आसपास घूमता रहता है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस बात पर सम्राट कहता है मीसा एक एक्ट्रेस है, उसके आगे पीछे बहुत सारे लोग मंडराते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब लोगों से डील करें। मीसा खुद कैपेबल है, वो इन सारे लोगों को हैंडल कर सकती है, तुम परेशान मत हो। अगर वो लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। वेल यहाँ पर सम्राट अपनी बहन को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव होता है, जितना वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर नहीं होता उतना वो अपनी बहन को लेकर होता है, और यही बात मीसा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पर वो ये बात सम्राट के सामने जाहिर नहीं करती और फसाई को कहती है जैसा तुम्हारे भाई ने कहा कि मैं उन सारे बंदों से डील कर सकती हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। और यहाँ पर मीसा सम्राट को कहती है कि वायु ने मेरी जान बचाई है तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्यों ना हम उसे डिनर पर बुलाएं। तो इस बात पर सम्राट कहता हाँ उसने तुम्हारी जान बचाई है तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। पर सम्राट को देखकर नहीं लगता कि वो वायु का शुक्रिया अदा भी करना चाहता है। इधर वायु समझ जाता है कि सम्राट इतनी आसानी से उससे नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपनी और मीसा वाली वीडियो को पूरी दुनिया में वायरल कर देता है, जिस वजह से ना चाहते हुए सम्राट को उसे मिलने के लिए बुलाना ही पड़ता है और वायु का ये प्लान काम कर जाता है।